मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर और निकटतम प्रकाश किरणें मुख्यतः अक्ष पर एक बिंदु पर अवस्थित होती है। इस बिंदु को उसका मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत और मुख्य फोकस के होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर समतल को फोकस तल कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी या फोकस समांतर कहते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, अर्थात f बराबर r/2। सिद्धांत: दूरस्थ वस्तु को अंतर पर स्थित माना जा सकता है, अतः इससे आती प्रकाश किरणों को एक दूसरे की समांतर किरणें माना जा सकता है। इसीलिए दूरस्थ वस्तु से अवतल दर्पण की परावर्तक सतह पर आपतित समांतर प्रकाश किरणें सतह से परावर्तित होकर दर्पण के फोकस तल पर मिलती है और वहां पर वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं हारिस वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के ध्रुव और फोकस तल के बीच की लंबवत दूरी से दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित होती है। विधि: प्रयोगशाला से बाहर एक ऐसे दूरस्थ पेड़ या खंभा चुनें जो खाली आंखों से साफ साफ दिखाई पड़ता है। दर्पण स्तंभ पर अवतल दर्पण को अर्धवार्ता कस दें। अब दर्पण को आगे पीछे करके उसकी स्थिति इस प्रकार संयोजित करें कि प्रयोगशाला के सफ़ेद दीवार पर पेड़ खंभा के ऊपरी भाग का स्पष्ट प्रतिबिंब बने। मीटर स्केल द्वारा अवतल दर्पण के ध्रुव से दीवार की लंबवत दूरी माप लें। ये दर्पण की फोकस दूरी है। उपयुक्त प्रयोग को कम से कम 3 बार दोहराएं और प्रत्येक बार दर्पण की फोकस दूरी मापें। फिर अवतल दर्पण की मध्य फोकस की गणना करें। प्रेक्षण और गणन परिणाम: दिए गए अवतल दर्पण का फोकस दूरी और सावधानियां: दूरस्थ पेड़ या खंभा खाली आंखों से साफ साफ दिखाई पड़ना चाहिए। पेड़ या खंभा के ऊपरी भाग का स्पष्ट प्रतिबिंब दीवार पर बनना चाहिए। अवतल दर्पण के ध्रुव से दीवार की लंबवत दूरी की माप मीटर स्केल को क्षैतिज रखकर की जानी चाहिए। चर्चा: उपयुक्त विधि एक सन्निकट विधि है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी के यथार्थ मापने के लिए प्रकाशित पेंच का उपयोग करके एक पिन या 2 पिन की विधियां काम से लाई जा सकती हैं। इन विधियों में लंबन त्रुटि दूर की जाती है। मौखिक प्रश्न समझने वाले हैं। चलिए मौखिक से पहले कुछ और समझ लेते हैं। चलिए समझ लेते हैं पहला प्रश्न। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो समझिए, जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से गुजरती हुई जाती है तो किसी दूसरे माध्यम की सतह पर पड़ती है तो प्रकाश का कुछ अंश पहले माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन और
विसरित परावर्तन के अंतर बताएं। जब प्रकाश की किरणें अच्छी तरह पॉलिश की हुई चिकनी सतह से टकराती है तो वो अपने पहले माध्यम में एक निश्चित दिशा में वापस लौट आती है। इस प्रकाश का परावर्तन नियमित कहलाता है। इसके विपरीत यदि परावर्तक सतह चिकनी नहीं हो और इसमें अनियमित हो तो परावर्तित किरणें सभी संभव दिशाओं में विसरित हो जाती है। इस प्रकाश का परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझेंगे। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम समझेंगे। खास करके आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। क्या नियमित और विसरित दोनों प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियमों का पालन होता है? नहीं, केवल नियमित परावर्तनों की स्थिति में प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियमों का पालन होता है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताएं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से जा रही प्रकाश किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटान से बनता है, जबकि आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब वहाँ पर बनता है जहाँ पर परावर्तित या आपतित किरणें परस्पर कटती हुई मालूम पड़ती है जब उनको पीछे की ओर बढ़ाया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है और ये पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आमतौर पर प्रयोग में लाए जाने वाले दो प्रकार के गोलीय दर्पण कौन कौन से होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण में किसी बिंदु पर अभिलंब का अर्थ क्या होता है? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच का संबंध f बराबर r/2 या r बराबर 2f। अवतल दर्पण में यदि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच और वक्रता केंद्र के परे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी? पहली स्थिति में अवतल दर्पण के पीछे आवर्धित तथा आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी स्थिति में अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के परे आवर्धित तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तीसरी स्थिति में अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हरीश वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु अंत पर, वक्रता केंद्र पर और फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और वह कहाँ बनेगा? जब वस्तु अनंत पर होती है तो अवतल दर्पण में उसका वास्तविक प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा आकार का होता है और ये दर्पण के फोकस तल पर बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का होगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब अत्यधिक बड़े आकार का होगा और अनंत पर बनेगा। उत्तल दर्पण के कैसा प्रतिबिंब बनता है?
उत्तर दर्पण में हमेशा आभासी, काल्पनिक और हरिस्थ संबंधित बनता है। गोलीय दर्पण के फोकस तल का क्या अर्थ है? मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली मुख्य अक्ष पर लंबवत अर्धवादल समतल को गोलीय दर्पण का फोकस तल कहते हैं। क्या प्रयोग के दौरान अवतल दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए आपने जो विधि अपनाई है वह एक परिशुद्ध विधि है? नहीं, ये एक सन्निकट विधि है। क्या आप कोई परिशुद्ध विधि जानते हैं? हाँ, प्रकाशीय बेंच और एक पिन या दो पिन के उपयोग द्वारा लंबन त्रुटि को दूर करने वाला करके अवतल दर्पण की परिशुद्ध फोकस दूरी निर्धारित की जा सकती है। प्रयोग 2, कांच के एक आयताकार स्लेब से होकर गुजर रहे प्रकाश की किरण का गमन पथ विभिन्न आपतन कोणों के लिए खींचना और आपतन कोण, अपवर्तन कोण एवं निर्गत कोण मापना तथा परिणाम का अर्थ लगाना। ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग पिन, कांच का आयताकार स्लेब, सफ़ेद कागज पिन, प्रोट्रैक्टर, पेंसिल, अर्धमीटर स्केल। सिद्धांत, कांच के आयताकार स्लेब से होकर प्रकाश की एक किरण का गणपथ दर्शाया गया है। स्लेब के सम्मुख फलक एक दूसरे के समांतर है तथा AB के समांतर DC, चूँकि समांतर फलकों पर खींचे गए अभिलंब भी एक दूसरे के समांतर होते हैं, अतः N1 और N2 के समांतर N1' और N2' है। आपतित किरण OP अभिलंब के साथ आपतन कोण I बनाती है। निर्गत किरण अभिलंब के साथ निर्गत कोण E बनाती है। चूँकि ये दोनों अभिलंब एक दूसरे के समांतर हैं, अतः PO के समांतर OS अभी होगा जब I बराबर E होगा। विधि, ड्राइंग पिनों की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर एक ताव सफ़ेद कागज फैलाकर स्थित करें। इसके बीच में आयताकार स्लेब पट्टी को रखकर उसकी सीमा रेखा पेंसिल द्वारा खींच ले। सीमा रेखा के कोनों पर ABCD और D लिखें। दो पिन P और Q इस तरह अर्धवर्तक गाढ़े कि उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर से अधिक हो और PQ रेखा स्लेब की सतह AB से लगभग 30 डिग्री का कोण बनाए। स्लेब के दूरी और PQ पर पिनों के प्रतिबिंबों को देखें। इन दोनों प्रतिबिंबों की सिद्ध में तीसरी पिन R पर इस तरह गाढ़े कि P और Q पर की पिनों के प्रतिबिंब तथा R पर पिन तीनों के एक सरल रेखा में मालूम पड़े और R से 10 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर चौथी पिन S पर इस तरह अर्धवर्तक गाढ़े कि P और Q पर पिनों के प्रतिबिंब R और S पर पिनों का चारों की सरल रेखा में मालूम पड़े। चारों पिन को हटाकर उसके स्थान को छोटे वृत्ताकार चिन्हों से घेरें और उनके स्थानों पर स्लेब को हटा दें।
पीकियों को मिलाने वाली हुई सरल रेखा पीकियों खींचे जो स्लेब की सीमा रेखा पर तीर के चिन्ह बना दें। तब ये पीक्यू रेखा आपतित किरण को निरूपित करेगी। अतः आपतन बिंदु O पर अभिलंब खींचें। फिर R और S को मिलाने वाले सरल रेखा RS खींचे जो स्लेब की सीमा रेखा बिंदु पर मिले। RS रेखा पर चूंकि किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरण सरल रेखा में चलती है, अतः O और O' को मिलाने वाली सरल रेखा अपवर्तित किरण को निरूपित करेगी। O' रेखा पर भी तीर का चिन्ह बना दें। O' बिंदु पर अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुकी हुई होगी। इसके बाद अब प्रोट्रैक्टर की सहायता से आपतन कोण, परावर्तन कोण और निर्गत कोण को मापें। PQ रेखा को बिंदीदार रेखा के रूप में आगे बढ़ाएं। RS रेखा निर्गत किरण बढ़ी हुई PQ रेखा आपतित किरण के समांतर होगी। इन समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। स्केल से पार्श्विक विस्थापन मापें। अब कागज पर स्केल को अन्य दो स्थानों पर रखकर सतह AB पर क्रमशः 40 से 50 डिग्री के कोण बनाने वाली आपतित किरणों के लिए प्रयोग को दोहराएं। प्रत्येक स्थिति में मापन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण और निर्गत कोण को मापें। इसके अतिरिक्त पार्श्विक विस्थापन भी मापें। परिणाम: कांच के एक आयताकार स्केल पट्टी से होकर प्रकाश की किरण के गमन की स्थिति में आपतित किरण, परावर्तित किरण और निर्गत किरण का पथ चित्र में दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति में आपतन कोण से परावर्तन कोण छोटा मिलता है, अर्थात अपवर्तित किरण सघन माध्यम कांच में अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रत्येक स्थिति में आपतन कोण के बराबर निर्गत कोण मिलता है। सावधानियां: ड्राइंग बोर्ड पर स्थिर कागज पर स्लेब को उचित रूप में रखना चाहिए और इसके सीमा रेखा नुकीली पेंसिल द्वारा खींचनी चाहिए। प्रकाश की किरण को निरूपित करने वाली किन्हीं दो पिनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। आँख को कागज के तल में रखते हुए पिन के पैरों को देखकर ही निर्गत किरण के पथ को निर्धारित करना चाहिए। पिनों के हटाने के तुरंत बाद उसके नोक द्वारा बनाए गए चिन्हों को पेंसिल से छोटा वृत्तों द्वारा घेर देना चाहिए। लिया गया आपतन कोण 30-50 के बीच होना चाहिए। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी एक सघानी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है तो इन दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण अपने पूर्व पथ से मुड़ जाती है। इन घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताएं। प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं खास करके। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। किन्हीं दो निश्चित पारदर्शी माध्यमों के लिए आपतन कोण की त्रिज्या और अपवर्तन कोण r की त्रिज्या साइन का अनुपात नियतांक होता है, जो पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, अर्थात sin i बराबर sin r बराबर n। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। जब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक होती है, तब प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब के दूर हटती है। किंतु जब प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम होती है, तब किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है, अर्थात अपेक्षाकृत किरण माध्यम में किरण अभिलंब से दूर हटती है, जबकि अपेक्षाकृत सघन माध्यम में किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है। प्रकाश की चाल के पदों को अपवर्तनांक की परिभाषा दें। किसी माध्यम का निरपेक्षण अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल महत्तम होती है, जिसका मान 3 × 10⁸ मिलीसेकंड होता है, मीटर सेकंड होता है। जब प्रकाश की किरण कांच की आयताकार स्लेब पट्टी से होकर गुजरती है, तो आपतन कोण तथा निर्गत कोण में क्या संबंध होता है? आपतन कोण I बराबर निर्गत कोण E। इसका क्या अर्थ है कि आपतित किरण और निर्गत किरण एक ही दिशा में होती है। इसका एकमात्र अर्थ है कि निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होता है, किंतु इसमें पार्श्विक विस्थापन होता है। क्या पार्श्विक विस्थापन स्लेब की मोटाई पर निर्भर करता है? किसी दिए गए प्रतिबिंब कोण के लिए पार्श्विक विस्थापन स्लेब की मोटाई के समानुपाती होती है, अतः स्लेब की मोटाई बढ़ाने के लिए पार्श्विक विस्थापन भी होता है, विस्थापन भी बढ़ता है। दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर उत्तल लेंस की फोकस दूरी निर्धारित करना। उत्तल लेंस स्तंभ और मीटर स्केल उपकरण का वर्णन। उत्तल लेंस ये दो गोलीय सतहों से घिरा हुआ एक पारदर्शक माध्यम प्रायः कांच का होता है, जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है। जब समांतर प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती है, तो ये किरणें एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। लेंस की दोनों सतहों जिन दो गोलों के भाग होते हैं, उन गोलों के केंद्रों को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, और गोलों की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या। दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। लेंस के भीतर उसके मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु होता है, जिससे होकर जब कोई किरण गुजरती है, तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होता है। इस बिंदु को लेंस का प्रकाशित केंद्र कहते हैं। लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर और निकटतर
पड़ने वाली प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के लिए मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होती है, उत्तल लेंस की स्थिति में यह जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, अवतल लेंस की स्थिति में उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र में मुख्य फोकस तब की रैखिक दूर को लेंस की फोकस दूरी या फोकस समांतर कहते हैं। मुख्य अक्ष पर लंबवत और लेंस के मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। सिद्धांत: बहुत अधिक दूर पर स्थित वस्तु को सतह पर स्थान माना जा सकता है, अतः दूरस्थ वस्तु से उत्तल लेंस पर पड़ती प्रकाश किरणें समांतर मानी जा सकती है। ये किरणें उत्तल लेंस से होकर गुजरने के बाद उसके फोकस तल पर अभिसारित होती हैं। उत्तल लेंस के प्रकाशित केंद्र पतले लेंस के लिए केंद्रीय बिंदु से फोकस दूरी की लंबवत दूर लेंस की फोकस दूरी का मान देती है। तो आज के लिए बस इतना ही।